अचानक उसने रेड ड्रैगन ब्लड वाले डॉग की ग्राउलिंग सुनी। ये तो आसानी से हाई एंड रेड बुल एनर्जी ड्रिंक की इंस्पिरेशन बन सकता था। वो सूपिंग से ज्यादा दूर नहीं था, कंट्रोल खो चुका था। उसने अपने फैंग से भरा मुंह खोला, जोर जोर से बार्क करने लगा। उसके चीक्स फूले हुए थे, जिससे डाइनर्स डर कर इधर उधर डॉज करने लगे। ये किसका डॉग है? इसे ठीक से संभाल कर क्यों नहीं रखा? ये पूरी तरह क्रेजी हो गया है। फिर उसने कस्टमर्स पर अटैक भी कर दिया। चारों तरफ हेल्प हेल्प की आवाजें गूंजने लगीं। यूपिंग ने उसे देखा और चुपचाप अपने ब्लैक डॉग को याद किया। वो भी ड्रैगन और डॉग का मिक्स था, लेकिन ये वाला उसके हेवनली ड्रैगन हाउंड जितना वेल बिहेव्ड क्यों नहीं था? उसका ओनर मरून वेस्ट पहने हुए था, जो ड्रैगन डॉग के कलर से मिलता जुलता था। वो जोर जोर से पिंक ड्रेस पहनी एक लिटिल गर्ल की तरफ इशारा करते हुए गुस्से में चिल्लाया, What did you feed my pet? उसका डॉग लोगों को बाइट कर रहा था, स्नार्लिंग कर रहा था, लेकिन वो खुद उसे रोकने के बजाय किसी और को ब्लेम कर रहा था। सूपिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। वो बस सामने के सीन को शांत रहकर ऑब्जर्व कर रहा था। फिर उसने मन ही मन एनालाइज किया। आई हर्ड दैट मिराज क्रिम्सन जू हाउंड का फिजिक स्वीट्स खाने पर बहुत इजीली क्रेजी हो जाता है। इतना अनस्टेबल पेट होने के बावजूद इसे कैजुअली बाहर ले आया। क्या ये आदमी स्टूपिड है? शायद वो लिटिल गर्ल नहीं जानती थी, इसलिए उसने एक बाइट दे दी और ये इसी वजह से पागल हो गया। ओनर की बहस खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और मिराज क्रिम्सन जू हाउंड और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। वो अचानक पास खड़े एक आदमी की तरफ लपका, उसे बाइट करने के इरादे से। वो कस्टमर इतना डर गया कि ऑलमोस्ट उसके पैंट्स गीले हो जाते। बस हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में हमारा मेल लीड उड़ते हुए आया और उसने उसका नेक पकड़ लिया। हाउच! डॉग चिल्लाया और उसकी टंग बाहर निकल आई। सूपिंग ने नेक पर प्रेशर और टाइट कर दिया। उसका मकसद उसे मारना नहीं था, सिर्फ थोड़ा फेंट करना था। कौन जानता था कि वो स्ट्रगल करने लगेगा, लगातार कॉफ करेगा और अचानक उसके थ्रोट से फोम का ढेर निकल आएगा। अचानक दूर से एक लड़की दौड़ती हुई आई, जो सूपिंग से भी छोटी लग रही थी। उसकी 2 पिगटेल्स थीं और वो चिल्लाई, वेट! भागते भागते उसने कहा, द क्रिम्सन जॉ हाउंड डेवलप हो रहा है। तुम इस मेथड से इसे फेंट नहीं कर सकते। ऐसा करोगे तो ये सफोकेट होकर मर जाएगा। वो सूपिंग के सामने आकर रुकी और खुद को नर्चरिंग मास्टर के रूप में इंट्रोड्यूस किया। लेट मी अपीज इट। सूपिंग ने उस लड़की को देखा। वो बहुत ज्यादा यंग थी। उसे ये भी नहीं पता कि वो प्यूबर्टी में आई भी है या नहीं, लेकिन फिर भी वो ऑलरेडी एक पेट वॉरियर थी। इवन सो सूपिंग ने उसकी बात मानी। उसने मिराज क्रिम्सन जॉ हाउंड का सिर जमीन पर दबा दिया ताकि वह दूसरों पर हमला न कर सके। उसी दौरान लड़की ने अपने कपड़ों के अंदर से एक ब्लैक ग्लव निकाला और बड़ी सफाई से पहन लिया। फिर बोली, सूपिंग छोड़ दो। जैसे ही वह पेट उस छोटी लड़की पर झपटने वाला था, उसी पल उसके मुंह पर उस लड़की का ग्लव्ड हाथ रख दिया गया। शुरू में उसकी आंखें तेज थीं, शरीर सुस्त सा लग रहा था, लेकिन बस 1 सेकंड बाद ही उसके दांत बंद हो गए, आंखें भी बंद हो गईं और वह ऐसे गहरी नींद में चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह बिल्कुल एक अच्छे से पालतू बिल्ली की तरह लग रहा था, जो धूप में चैन से सो रही हो। लड़की ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सो जाओ सो जाओ गुड हाउंड। उसका अंदाज देखकर साफ लग रहा था कि वह पूरी तरह प्रोफेशनल है। शायद उसने इससे पहले सैकड़ों हिंसक पेट्स को इसी तरह संभाला होगा। इतनी कम समय में पागल हो चुके क्रिम्सन जॉ हाउंड को हिप्नोटाइज करके सुला देना वाकई सूपिंग की आंखें खोल देने वाला था। तभी लड़की को एहसास हुआ कि सूपिंग हैरानी से उसे देख रहा है। वह मुस्कुराई और बोली, ऑसम राइट? जो ब्लैक ग्लव मैंने पहना है उसका नाम गैदरिंग स्टार है। ये नर्चरिंग मास्टर्स के लिए बना एक स्पेशल टूल है। ये पेट की एस्ट्रल एनर्जी को बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से कंट्रोल करता है और हिप्नोटिक इफेक्ट को बढ़ा देता है। इसका कोई विरोध नहीं कर सकता। साफ था, वह वाकई एक्सपीरियंस थी। वह हेवनली ड्रैगन एकेडमी की पेट ट्रेनर थी। नाम था जीन लिंगोंग। उसने सूपिंग को डॉग पकड़कर मदद करने के लिए धन्यवाद देना भी नहीं भूला। उसी वक्त जो डॉग ओनर जरूरत के समय कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, वह दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, तुमने मेरे कुत्ते के साथ क्या किया? तुमने क्या कर दिया? जिन लिंगोंग ने शांति से समझाया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ एनिमल टेमिंग टेक्निक इस्तेमाल की है ताकि ये सो जाए। ये आधे दिन में खुद जाग जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर मिराज क्रिम्सन जॉ हाउंड का ओनर समझदार होता तो वह जानवर को समनिंग स्पेस में वापस भेज देता, लेकिन उसे तो हंगामा करना ही पसंद था। वह चुप नहीं हुआ। जीन लिंगोंग की ओर उंगली उठाकर बोला, मेरा कुत्ता अचानक गिर गया है, अब हिल भी नहीं रहा। अगर इसे कुछ हो गया तो तुम इसकी भरपाई कैसे करोगी? अरे शांत हो जाइए, जीन लिंगोंग बोली। क्रिम्सन हाउंड ने बस ज्यादा शुगर अब्सॉर्ब कर ली है। आप इतना टेंस क्यों हो रहे हैं?
लेकिन उस आदमी ने देख लिया कि जीन लिंगोंग नरम दिल है और आसानी से दबाई जा सकती है। वह लगातार उस पर उंगली उठाता रहा, उसे जबरदस्ती डॉग को जगाने के लिए कहता रहा, जबकि वह जानती थी कि उसने उसे फोर्सिबली हिप्नोटाइज किया है और ये डॉग आधे दिन से पहले जाग ही नहीं सकता। जब वह आदमी और ज्यादा बदतमीज होता गया और जीन लिंगोंग पर हाथ उठाने के इरादे से आगे बढ़ा, उसी पल सूपिंग का फीका हाथ उसकी कलाई पर पड़ा। उसने जोर से पकड़ा, कसकर दबाया और उसे ऊपर उठा दिया। अगले ही पल उसके सिर में तेज दर्द उठा और उसका शरीर लड़खड़ाते हुए नीचे की ओर गिरने लगा। जमीन पर गिरा पड़ा कांप रहा था। ऊपर से सूपिंग की ठंडी छोटी सी आवाज आई, अपना पेट वापस ले जाओ। वह आदमी असल में बस मुंह से ही शेर था। असली हिम्मत सिर्फ सीधे साधे लोगों को डराने में दिखाता था। अब उसे डर लग चुका था। वह चिल्लाया, आह, दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो। सूपिंग ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में दोहराया, अपोलोजाइज। इसके बाद सूपिंग ने अपना बटन दबाया और अचानक उसकी आंखों से एक गहरी डार्कनेस फैल गई। यह देखकर वह अमीर आदमी पूरी तरह घबरा गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अब वह जरा भी बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसे समझ आ गया था कि उसने किसी खतरनाक चीज को छेड़ दिया है। उसने खर्राटे ले रहे डॉग को जल्दी से समनिंग स्पेस में वापस भेजा और जीन लिंगोंग से बार बार माफी मांगने लगा। आसपास के लोग आपस में फुसफुसाने लगे, कितना इग्नोरेंट आदमी है, इतना खूंखार डॉग पब्लिक जगह पर खुला छोड़ दिया, पूरी तरह ब्रेनलेस इंसान है। उसी समय ट्रेन के लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट हुई, ट्रेन अब एक्सेलरेशन फेज में प्रवेश कर रही है, कृपया सभी लोग अपने रूम्स में वापस चले जाएं। भीड़ यह सुनते ही तितर बितर हो गई और सब अपने अपने सीट्स की ओर लौटने लगे। सूपिंग सीधे बिजनेस क्लास स्लीपिंग कंपार्टमेंट की ओर चला गया। वाकई बिजनेस क्लास अलग ही स्तर का था। कमरे के चारों तरफ सॉफ्ट लाइट चमक रही थी। सूपिंग ने रूम कंफर्म किया, दरवाजा खोला और अंदर चला गया। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। सूपिंग पलटकर देखा, एक सर्विस एम्प्लॉई हाथ में ट्रे लिए खड़ी थी जिस पर एक खूबसूरत फ्रूट केक रखा था और वह उसे ऑफर कर रही थी। सूपिंग ने हैरानी से पूछा, मैंने ये केक ऑर्डर नहीं किया। सर्विस एम्प्लॉइज ने बताया कि शायद केक गलती से दे दिया गया है। फिर उसने बिजनेस क्लास कॉरिडोर के आखिरी सिरे की ओर इशारा किया और बोली कि यह केक मिस जोंग ने सूपिंग के लिए मंगवाया है। उसे उस अनरीजनेबल रेड क्लैड आदमी से बचाने के लिए धन्यवाद कहने के तौर पर। सूपिंग ने केक लेने की हामी भर दी। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अंदर जाकर आराम करना चाहता था। अचानक ऊपर से एक बेहद जोरदार आवाज आई। पूरी ट्रेन झुक गई। पीछे चल रही सर्विस एम्प्लॉई अपना संतुलन नहीं रख पाई और केक की ट्रे हवा में उछल गई। सूपिंग ने बिना सोचे हाथ बढ़ाया और ट्रे पकड़ ली। केक पूरी तरह सुरक्षित था, एकदम इंटैक्ट। उसने ऊपर देखा कि आखिर इतना शोर किस वजह से हुआ। सर्विस एम्प्लॉई उस वक्त जमीन पर बैठी कांप रही थी और ट्रेन की छत की ओर देख रही थी जहां बड़ा सा डेंट पड़ चुका था। पूरी स्पेसशिप तक डिफॉर्म हो गई थी। कोई न कोई चीज ऊपर से गिरकर टकराई थी, इतनी जोर से कि पूरा ढांचा हिल गया। यहाँ तक आ गए हो तो लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो यार, और 500 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करवा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। सबने उस लड़की को गिरते हुए देखा। सूपिंग ने केक पकड़ने के लिए पूरे 10 प्लेट्स तक छोड़ दिए, लेकिन उस खूबसूरत लड़की की मदद नहीं की। उसके लिए फूड सबसे ज्यादा जरूरी था। वह केक पकड़ने में इतना प्रोफेशनल था कि केक का एक भी टुकड़ा नहीं गिरा। अगले ही पल उसी तरह की कई और जोरदार बैंग्स सुनाई देने लगीं। अब ट्रेन की छत हर तरह से डेंट हो चुकी थी। छत के टुकड़े बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। उस इलाके के पास मौजूद लोग घबरा गए और बाहर की ओर भागने लगे। उनमें से एक चिल्लाया, ये कोई फियर्स बीस्ट है, कोई खूंखार बीस्ट हमला कर रहा है। ट्रेन की सर्विस एम्प्लॉई शायद काफी एक्सपीरियंस थी। ऐसा दृश्य देखकर भी चेहरा पीला पड़ने के बावजूद उसने यात्रियों को शांत करने की कोशिश की। कृपया पैनिक न करें। ट्रेन ने प्रोटेक्शन के लिए रैंक 8 पेट वॉरियर टीम तैनात की है। वे आर्म्ड हैं और जल्द ही फियर्स बीस्ट को हैंडल कर लेंगे। आवाज तो भरोसेमंद लग रही थी, लेकिन बोलने वाले के चेहरे पर ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। सूपिंग अपना स्ट्रॉबेरी केक हाथ में पकड़े चुपचाप कमरे के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। वह बस शांति से केक का एक टुकड़ा खाकर चाय पीना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, बाहर से एक जबरदस्त एस्ट्रल एनर्जी की लहर सीधे उसके चेहरे से टकराई। वह चैन से केक भी नहीं खा पा रहा था। सच में किस्मत खराब थी। यह जबरदस्त एस्ट्रल एनर्जी रैंक 7 रॉक आर्मर बीस्ट्स के एक समूह से निकल रही थी। वे स्पेसशिप पर बेरहमी से हमला कर रहे थे। पूरा झुंड स्पेसशिप से चिपका हुआ था और अपने नुकीले पंजों से लगातार खरोंच मार रहा था, जिससे हल को भारी नुकसान हो रहा था। सिर्फ रैंक 7 रॉक आर्मर बीस्ट्स ही नहीं थे, बल्कि कुछ और बेहद विशाल फियर्स बीस्ट्स भी मौजूद थे। उनके शरीर काले थे और लंबी पूंछों पर घने नुकीले कांटे थे। सूपिंग ने
एक नजर में पहचान लिया। ये रैंक 9 ब्लैक पॉइजन 100 टाइड ड्रैगन्स थे। बहुत कम समय में ही उन्होंने पेट वॉरियर्स को निपटा दिया था। उन्हें ज्यादा हिलने डुलने की भी जरूरत नहीं थी। वे जहां से गुजरते वही जगह टूटने लगती थी। स्पेसशिप की रक्षा में लगे पेट वॉरियर्स की परत दर परत हार दे। खकर साफ था कि ताकत का अंतर बेहद ज्यादा था। एक टीम का कैप्टन थके हुए स्वर में बोला, डैम इट, यहाँ रैंक 9 फियर्स बीस्ट भी है। मैं ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ। तुम लोग जल्दी से घायलों को बचाओ और कंपार्टमेंट्स को रीइंफोर्स करो। यस कैप्टन, जवाब आया, लेकिन हालात देखकर साफ था कि यह काफी नहीं होगा। और तभी सबसे निर्णायक पल में ऑटो गॉड यानी हमारा मेल लीड सामने आया। सूपिंग सीधा वहां पहुंचा जहां फियर्स बीस्ट्स मौजूद थे। ठीक उसी समय जब दोनों पक्ष आमने सामने होने ही वाले थे। क्लोज कॉम्बैट शुरू होने ही वाला था। जैसे ही ब्लैक पॉइजन 100 टाइड ड्रैगन ने सूपिंग को देखा, उसने बस एक नजर डाली। यह देखते ही कैप्टन भी सन्न रह गया। वह हाथ हिलाते हुए चिल्लाया, यह जगह बहुत डेंजरस है। तुम क्या करने जा रहे हो? वापस जाओ। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बस एक भारी सी ग्रंट सुनाई दी। सूपिंग ने कुछ नहीं कहा। उसने सीधे ब्लैक पॉइजन 100 टाइड ड्रैगन पर कई पंचेस जड़ दिए, बस वार्म अप के लिए। अगले ही पल वह फियर्स बीस्ट अपने आर्म्स, टेल, लेग्स सब कुछ कटते हुए जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। शिप को प्रोटेक्ट कर रहे पेट वॉरियर्स यह नजारा देखकर दंग रह गए। पसीना छूट गया, मुंह खुले के खुले रह गए। उस बड़े बीस्ट को मारने के बाद भी सूपिंग के पूरे शरीर से एस्ट्रल एनर्जी की लहरें निकल रही थीं। उसकी आंखें फैल गईं और वह बचे हुए रॉक आर्मर बीस्ट की तरफ घूर कर देखने लगा। रैंक 9 ब्लैक पॉइजन 100 टाइड ड्रैगन की लाश देखते ही वे इतने डर गए कि सचमुच उनकी हालत खराब हो गई। डिसअपियर का बटन दबाते ही पल भर में एक भी बीस्ट वहां नहीं बचा। सूपिंग ने कोई गुड बाय नहीं कहा। वह हल्के से ट्रेन की छत पर उतरा। उसकी नजरें अब भी उन बीस्ट्स की दिशा में जमी हुई थीं जो भाग चुके थे। पेट वॉरियर कैप्टन खुशी से हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद देने लगा। इतनी आसानी से सब खत्म हो जाएगा सोचा नहीं था। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भारी कैजुअलिटीज झेलनी पड़ी हैं। सूपिंग ने बस कैजुअल अंदाज में जवाब दिया, छोटी सी बात है। क्या यह ट्रेन जर्नी हमेशा इतनी डेंजरस होती है? कैप्टन ने थोड़ी ऑकवर्ड मुस्कान के साथ कुछ शर्मिंदा सा होकर कहा, नॉर्मली यह बहुत सेफ होती है। ज्यादातर सिर्फ रैंक 6 और रैंक 7 रॉक टाइप फियर्स बीस्ट्स मिलते हैं। जहां तक रैंक 9 ब्लैक पॉइजन टाइड ड्रैगन की बात है, वो आमतौर पर इतनी डीप अंडरग्राउंड कभी नहीं आता। नॉर्मली जितना ज्यादा डीप अंडरग्राउंड जाते हैं उतने ही कम क्रीचर्स मिलते हैं। ब्लैक पॉइजन 100 टाइड ड्रैगन के पास रैंक 9 कॉम्बैट पावर होती है, इतनी कि वो जमीन पर खुलेआम रन रैम्पेंट कर सके। अगर ऐसा बीस्ट भी यहाँ नीचे भागकर छिपने को मजबूर हो गया है तो साफ है कि ऊपर कुछ ऐसा मौजूद है जो इससे भी ज्यादा डेंजरस है। अब जाकर सूपिंग को चैन से अपनी फ्रूट केक की प्लेट खाने का समय मिला। खाते खाते उसके दिमाग में कैप्टन की कही हुई बात घूम रही थी। ऊपर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये सारे फियर्स बीस्ट्स इस दुनिया में घुसने पर मजबूर हो रहे हैं। इसका मतलब साफ था, लॉन्ग हॉन्ग सिटी की मौजूदा प्रोटेक्शन लेवल बिल्कुल भी काफी नहीं है। सूपिंग मन ही मन सोचने लगा, जब वापस जाऊंगा तो गवर्नमेंट से कांटेक्ट करना होगा और उनके लिए पेट नर्चरिंग खुद संभालनी पड़ेगी। इससे सिटी की सेफ्टी भी बढ़ेगी और मेरा मार्केट भी एक्सपैंड होगा। आखिरकार वॉल्स के बाहर अब ऐसी चीज सामने आ चुकी है जिससे इवन रैंक 9 फियर्स बीस्ट्स तक डर रहे हैं। उसे काउंसिल चेयरमैन की वो बात याद आई जब उन्होंने कहा था कि लॉन्ग हॉन्ग बेस सिटी अभी सिर्फ लेवल बी पर है। सूपिंग ने सोचा, एलजे को कम से कम लेवल ए बेस सिटी तक तो बिल्ड करना ही पड़ेगा, तभी उसे स्टेबल कहा जा सकेगा। अगली सुबह लाउड स्पीकर की आवाज गूंजी, ट्रेन होली लाइट बेस सिटी पहुंच चुकी है। सभी पैसेंजर्स कृपया अपना सामान लेकर उतर जाएं। सूपिंग के पास कोई लगेज नहीं था, इसलिए वो अकेला ही उतर गया। इत्तेफाक से उसके बगल में ही जांग लिंगोंग भी उतर रही थी। उसने हल्की आवाज में पूछा, क्या आप भी होली लाइट सिटी से हैं? सूपिंग ने सादा सा जवाब दिया, मैं बस यहाँ वर्क के लिए आया हूँ। फिर उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन का रास्ता पता है? सवाल बिल्कुल नॉर्मल था, मगर एक नर्चरिंग मास्टर से ऐसा पूछना थोड़ा अजीब। जांग लिंगोंग हंस पड़ी, तुम सच में फनी हो। ऐसा कौन सा नर्चरिंग मास्टर होगा जिसे नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन का पता न हो? किस्मत से जांग लिंगोंग खुद भी वहीं जा रही थी। उसने आराम से कहा, अगर चाहो तो कन्वीनियंस के लिए मेरे साथ चल सकते हो। कुछ पल बाद दृश्य बदलकर हेवनली ड्रैगन एकेडमी पर आ गया, जहां जान लिंग पढ़ रही थी। सीडिया में इस अकादमी को जमीन का एक बेहद विशाल हिस्सा दिया गया था। लजांग सिटी की फीनिक्स माउंटेन एकेडमी के मुकाबले यह शायद 4 या 5 गुना बड़ी थी। गेट के बाहर सैनिक पहरा दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने सूपिंग और जांग लिंगतोंग को आते देखा, उन्होंने उन्हें अंदर जाने से पहले स्कूल बैज या ट्रेनिंग पेपर्स दिखाने को कहा। जांग लिंगतोंग ने अपने हाथ में कुछ उठाकर दिखाया, जिससे यह साबित हुआ कि वह इस स्कूल में पढ़ने वाली एक नर्चरिंग मास्टर है। तभी उसे अंदर जाने दिया गया। लेकिन जब सूपिंग की बारी आई तो उसे रोक लिया गया। न तो उसके पास कोई कागजात थे और न ही कोई बैज, इसलिए वे उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तब सूपिंग ने कहा,
मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये है, क्या ये चलेगा? इतना कहकर उसने अपनी जेब से वह ब्लैक इनविटेशन निकाल लिया। जैसे ही गार्ड्स ने उस डिवाइन इनविटेशन को देखा, वे चौंक गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, पसीना निकल आया। उन्होंने तुरंत पूरे सम्मान के साथ उस सम्मानित अतिथि को अंदर आमंत्रित किया। वह दृश्य देखकर साफ समझ में आ गया कि वह इनविटेशन कितना ज्यादा वीआईपी था। सूपिंग ने इनविटेशन वापस अपनी जेब में रख लिया। उसके पास खड़ी जांग लिंगतोंग की आंखें हैरानी और एडमिरेशन से चमक रही थीं, मानो उनमें सुनहरे सितारे तैर रहे हों। जो लोग नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन से इनविटेशन पाते हैं, वे इस फील्ड के जाने माने लोग होते हैं। क्या ये भी कोई नर्चरिंग मास्टर है? कहीं ये कोई छुपा हुआ बुजुर्ग एक्सपर्ट तो नहीं? अरे लड़की, ज्यादा नॉवेल्स मत पढ़ा करो। मैं साफ कह सकता हूँ कि मुझे नर्चरिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, वरना मेरे पास सर्टिफिकेट क्यों नहीं होता? जांग लिंगतोंग को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने गाल फुलाते हुए कहा, कोई एमिटर भला नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन से इनविटेशन कैसे पा सकता है? सूपिंग ने आंखें बंद कर लीं और फिर बेरुखी से कहा, मानना है या नहीं वो तुम्हारी मर्जी। यह देखकर कि वह काफी जिद्दी है, जांग लिंगतोंग ने बात बदल दी। अभी उधर स्टेडियम में एक डेमोन्स्ट्रेशन मैच चल रहा है, क्या तुम देखने चलोगे? हाँ ठीक है। सूपिंग ने तुरंत हामी भर दी। वह भी हेवनली ड्रैगन एकेडमी के अंदर की हालत देखना चाहता था, खासकर उस स्पेशली डिजाइन ट्रेनिंग ग्राउंड को। खास तौर पर पेट्स के लिए बनाए गए इस मैदान में सभी कंटेस्टेंट्स अपने अपने पेट्स के साथ ओपोनेंट के हमले का सामना करने के लिए तैयार खड़े थे। फॉरेस्ट एप सुआन और एशविन स्पैरो के बीच होने वाला मैच आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। सूपिंग ने जिज्ञासा से पूछा, तो नर्चरिंग मास्टर्स के मैच में भी हर इंसान एक बैटल पेट को मैदान में लाता है? ये तो काफी हद तक पेट वॉरियर्स के मैच जैसा लग रहा है। इस पर जांग लिंगतोंग ने समझाया, दिखने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। दरअसल ये सभी वाइल्ड बैटल पेट्स होते हैं जिन्होंने किसी मास्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया होता। नर्चरिंग मास्टर्स के मैच का पहला टेस्ट एनिमल टेमिंग एबिलिटी को परखना होता है। इसमें देखा जाता है कि कौन सबसे पहले पेट को टेम कर सकता है। नियम ये है कि पेट को मुंह में खाना पकड़कर 5 मिनट तक बिना निगले रखना होता है। सुनने में समय कम लगता है, लेकिन किसी वाइल्ड बीस्ट को अपने सामने रखे खाने के बावजूद धैर्य से इंतजार करवाना बेहद मुश्किल काम है। इसके बाद तय समय के अंदर स्ट्रेंथनिंग एबिलिटी की तुलना की जाती है। मैदान में पहले से तैयार स्पेशल नर्चरिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करके पेट के शरीर के किसी भी हिस्से को अस्थायी रूप से मजबूत किया जाता है और फिर दोनों पेट्स को आपस में लड़ाया जाता है। मैच में देखा गया कि पक्षी के पंखों को मजबूत किया गया था, जिसकी वजह से वह बहुत तेजी से उड़ रहा था। फॉरेस्ट एप उसकी रफ्तार का जरा भी सामना नहीं कर पा रहा था। वह पूरी तरह डिफेंसिव स्थिति में आ गया और लगातार हमले झेल रहा था। एक बार सीधे किसी खतरनाक जगह को निशाना बनाकर किया गया। लगा कि अब सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अचानक एप की पीठ पर कांटे उगने लगे, बिल्कुल शाही की तरह। असल में जिस हिस्से को स्ट्रेंथन किया गया था वह उसकी पीठ थी। जब पक्षी उड़कर एप की पीठ पर चोंच मारने आया तो उन कांटों ने उसके पेट में छेद कर दिया। वह दर्द से चीख उठा और पूरा मैदान गूंज गया। तभी सूपिंग को समझ में आया कि नर्चरिंग मास्टर्स का मैच ऊपर से भले ही बीस्ट फाइट जैसा दिखता हो, लेकिन असल में यह इस बात की परीक्षा होती है कि कौन पेट की पोटेंशियल को बेहतर तरीके से समझ सकता है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करके सबसे उपयुक्त स्ट्रेंथनिंग कर सकता है। मैच देखते देखते अचानक 3 लोग वहां आ गए। बीच में खड़े व्यक्ति ने कहा, लिटिल जोंग, तुम कब वापस आई? जी नमस्ते टीचर, मैं अभी अभी लौटी हूँ, जान लिंगोंग ने जवाब दिया। टीचर का चेहरा काफी सौम्य था। फिर उन्होंने कहा, मैच देखना ऑब्जर्वेशन एबिलिटी बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन अगर इस बार भी तुम्हारा थीसिस पास नहीं हुआ तो ग्रेजुएट होना मुश्किल हो जाएगा। ये साफ तौर पर दिल को चुभने वाली बात थी। टीचर के पीछे खड़े हरे बाल और पीले बाल वाले 2 लोगों ने जान लिंगोंग का मजाक उड़ाते हुए कहा, मैच कितने भी देख लो, तुम तो अब भी एनिमल टेमिंग तक पास नहीं कर पाती, वही डरपोक टाइप हो। सही कहा, यहाँ खड़ी रहने की जरूरत नहीं है, जल्दी वापस जाओ। वे दोनों उसे घेर कर सबके सामने उसका अपमान करने लगे। जांग लिंगोंग का पीड़ित चेहरा देखकर लग रहा था कि वह इस तरह की बुलिंग की आदी हो चुकी है। चाहे शब्द कितने भी कठोर हों, वह बस हाँ कह देती थी, जवाब देने की हिम्मत नहीं करती थी। एक व्यक्ति आगे आकर उन तीनों के बीच खड़ा हो गया। उसने जांग लिंगोंग के पक्ष में बोलते हुए कहा, मैंने इसे एनिमल टेम करते देखा है और इसने बहुत अच्छा किया था, इसमें कोई समस्या नहीं थी। उल्टा तुम लोग यहाँ आकर शोर मचा रहे हो और मुझे मैच देखने से परेशान कर रहे हो। वे दोनों अचानक सामने आए इस काले कपड़ों वाले व्यक्ति को घूरने लगे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि सूपिंग कौन है। इसके बाद वे दोनों अपनी जगह बदलते हुए आगे बढ़े। उनका निशाना अब उसी पर आ गया। क्या तुम्हें पता है कि मैं रैंक 6 नर्चरिंग मास्टर हूँ और तुम मुझे उपदेश दे रहे हो? किस्मत से सूपिंग ने मास्क पहन रखा था, नहीं तो वह हंसते हंसते अपने दांत दिखा देता। मुझे तो लगा तुम रैंक 9 हो, वरना सच में हंसी नहीं रुकती। रैंक 6?
उसके लहजे को सुनकर ही समझ आ जाता था। यह सुनते ही पीले बालों वाला युवक भड़क उठा। वह सीधे सूपिंग के चेहरे की ओर उंगली उठाकर चिल्लाया, तुम मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? हिम्मत है तो नीचे आकर मुझसे लड़ो, नर्चरिंग मास्टर के नियमों के अनुसार। सूपिंग का सिद्धांत हमेशा से यही था कि जो भी सामने आए उसे स्वीकार करो। ड्रामा बढ़ाने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुकाबला होगा तो पहले एक शर्त भी होनी चाहिए, तभी मजा आएगा। कोई कुछ दांव पर लगाना चाहता है? बिना शर्त की लड़ाई तो बहुत बोरिंग होती है। हरे और पीले बालों वाले दोनों ही नहीं जानते थे कि सूपिंग असल में कौन है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह पेट नर्चरिंग एसोसिएशन का मेहमान भी है। उनकी आवाज में खुला हुआ घमंड था। सूपिंग भी अपने पुराने अंदाज में था। उसे अपने विरोधियों के साथ बिल्ली चूहे का खेल खेलना पसंद था। पीले बालों वाले युवक ने देखा कि सूपिंग इतना घमंडी होकर शर्त की बात कर रहा है। वह भौहें सिकोड़ते हुए बोला, शर्त? तुम क्या दांव पर लगाना चाहते हो? तुरंत सूपिंग का चेहरा ठंडा और खतरनाक हो गया। उसकी आंखें तेज चमकने लगीं। उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, जिंदगी। यह सुनकर पीले बालों वाले युवक को लगा कि शायद उसने गलत सुना है। वह दोबारा पूछना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे खून से लथपथ एक काला मौत का देवता सामने खड़ा हो जो बस उसकी ओर बढ़ने ही वाला है। उसकी पीठ से ठंडा पसीना निकल आया। पूरा शरीर कांपने लगा। मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था। चेहरा ऐसे सख्त हो गया जैसे कोई टूटी हुई डोरी। वह बस इतना ही बोल पाया, सूपिंग, क्या तुम पागल हो? यह सुनकर सूपिंग हंस पड़ा। मजाक कर रहा था। हारने वाले को बस सॉरी बोलनी होगी। जंग लिंगोंग ये सब देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखें पूरी तरह फैल गईं। चेहरे पर गहरी उलझन साफ दिख रही थी। उसके बगल में खड़े हरे बालों वाले दोस्त ने यह देखकर जी जोर से हंसते हुए फन यांग के कंधे पर हाथ मारा। फन यांग, तुम तो सच में बहुत डरपोक निकले। 2 शब्द सुनकर ही डर गए? हरे बालों वाले की इस बात से फन यांग और भड़क गया। वह गुस्से में चिल्लाया, कमीने, तुम अब भी मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो? फिर तय रहा, हारने वाले को घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी होगी और अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मारना होगा। हिम्मत है? मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मुझे नीचा दिखाने का अंजाम क्या होता है। माहौल काफी तनावपूर्ण हो चुका था। जान लिंगोंग ने जल्दी से गाइडिंग टीचर से विनती की कि वे बीच बचाव करें, क्योंकि वह फन यांग की ताकत जानती थी। उसे डर था कि सूपिंग उससे जीत नहीं पाएगा, लेकिन गाइडिंग टीचर स्वभाव से शांत और विनम्र इंसान था। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे, चेहरे पर हल्की सी दयालु मुस्कान लाते हुए गाइडिंग टीचर ने जवाब दिया, जंग लिंगतोंग, कोई समस्या नहीं है। मैं जाकर एरिना तैयार करवा देता हूँ। इस मैच में मैं ही रेफरी रहूंगा। तुम बस साथ चलो और देखो। असल में जंग लिंगतोंग का मतलब यह नहीं था, लेकिन टीचर ने बात को अपनी ही दिशा में मोड़ दिया। वह चाहता था कि जंग लिंगोंग चुप रहे, इसलिए उसने आगे जोड़ा। आखिर नर्चरिंग मास्टर होकर दूसरों को काबू में करने से डरना कैसा? जीत हार तय करने के लिए एक मुकाबला तो होना ही चाहिए। जल्दी ही मुकाबले के लिए एरिना तैयार हो गया। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इस बार ब्लाइंड सिलेक्शन रूल अपनाया गया। कृपया कंट्रोल पैनल पर नंबर दर्ज करें और अपना पेट चुनें। इस समय सभी बीस्ट्स अलग अलग लोहे के पिंजरों में बंद थे और हर पिंजरे पर एक नंबर था जो कंट्रोल पैनल से जुड़ा हुआ था। सूपिंग ने कंट्रोल पैनल को देखा और मन ही मन सोचा, यहाँ दिए गए सभी पेट्स रैंक 3 या उससे नीचे की ब्लड लाइन के हैं। आमतौर पर इनके पास सिर्फ एक ही स्किल होती है। सूपिंग ने ध्यान दिया कि ये 15 बीस्ट्स 5 तत्वों मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ के क्रम में सजे हुए थे। उसने हाथ बढ़ाकर उनमें से एक को चुन लिया। उसे लगा कि इन 15 बीस्ट्स का इस तरह 5 लगातार चेन्स में होना जरूर किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं है। असल चाबी यहीं छिपी हुई थी। दोनों पक्षों द्वारा पेट चुन लिए जाने के बाद गाइडिंग टीचर ने घोषणा की कि मुकाबला आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। सूपिंग के सामने था थंडरस्टॉर्म आर्मर बीटल, मेटल टाइप एक्सोस्केलेटन जिसके पास एक पर्पल स्किल थी। दूसरी ओर था फायर फियर्स हाउंड, फायर टाइप बीस्ट जिसकी स्किल थी बर्निंग बाइट। एक पूरी तरह डिफेंस में माहिर था और दूसरा पूरी तरह अटैक में। यह साफ नहीं था कि कौन किसे दबोचने वाला है। जंग लिंगोंग ने भौहें सिकोड़ी और हालात का अंदाजा लगाने लगी। दोनों ने ही ऐसे पेट्स चुने थे जिनका स्वभाव बेहद उग्र था और जिन्हें काबू में करना मुश्किल था, जिससे मुकाबले की मुश्किल और बढ़ गई थी। हालांकि थंडरस्टॉर्म आर्मर बीटल देखने में डिफेंस पर केंद्रित लगता था, लेकिन उसकी पेट स्किल फायर फियर्स हाउंड की बर्निंग बाइट के सामने बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं थी। इस वक्त जंग लिंगोंग सूपिंग को लेकर काफी चिंतित थी। पीले बालों वाला युवक, उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान आ गई। उसने होंठों पर शातिर हंसी के साथ एनिमल टेमिंग ग्लव्स पहन लिए। वह अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वह काले कपड़ों वाले सूपिंग की बुरी तरह धुनाई करने वाला है। सूपिंग अब भी अपने शांत अंदाज में था। उसने ठंडे स्वर में कहा,
क्या आप शुरुआत की घोषणा करेंगे? गाइडिंग टीचर ने भी तुरंत कहा, बहुत अच्छा। पहला राउंड दोनों पक्षों की एनिमल टेमिंग क्षमता की परीक्षा होगा। आप सबके सामने दोनों बीस्ट्स का पसंदीदा भोजन रखा है। फायर फियर्स हाउंड के लिए दूर से मंगाई गई हाई क्वालिटी रिब्स और बीटल के लिए चांद पर अभी अभी काटा गया कॉर्न कॉब। जो भी पहले अपने पेट से यह करवा ले कि वह खाना सिर्फ मुंह में पकड़े रखे, ना चबाए ना निगले और पूरे 5 मिनट तक ऐसा ही रहे, वही विजेता माना जाएगा। एकेडमी के लोगों की समझ के मुताबिक एनिमल टेमिंग के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका था रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स का इस्तेमाल करना, यानी जानवर को सिखाना कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं। असल में इस स्किल की समय सीमा 5 मिनट्स की होती है। सुनने में यह समय कम लगता है, लेकिन इतने समय में कोई भी बीस्ट अपना पूरा खाना आराम से खा सकता है। इसीलिए आमतौर पर ओनर एक तरीका अपनाते हैं। हर बार जब पेट थोड़ी देर तक खाना मुंह में पकड़े रहता है तो उसे और ज्यादा खाना रिवॉर्ड में दिया जाता है। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन जाती है कि वह बिना ऑर्डर मिले खाना न खाए। दूसरा तरीका था लर्निंग प्रोसेस को पूरी तरह स्किप करना। सीधे एस्ट्रल एनर्जी का इस्तेमाल करके पेट को ऑर्डर देना कि वह बस खाना मुंह में पकड़े रखे। फिर सबकॉन्शियस पावर के जरिए उस ऑर्डर को पेट की सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जबरन इम्प्लांट कर दिया जाता है। जंग लिंगोंग ने सूपिंग की तरफ देखा। वह खुद को रोक नहीं पाई और चिंता करने लगी। यह अब तक कुछ कर क्यों नहीं रहा? क्या यह सोच रहा है कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करे? लेकिन नहीं। जब पीले बालों वाला युवक फायर फियर्स हाउंड में एस्ट्रल एनर्जी भेजकर उसे खाना न खाने का आदेश दे रहा था, उसी पल उसका ध्यान अचानक टूट गया, क्योंकि दूसरी तरफ सूपिंग ने बीटल को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। अगले ही सेकंड गाइडिंग टीचर ने तुरंत घोषणा की, थंडरस्टॉर्म आर्मर बीटल ने खाना मुंह में पकड़ना शुरू कर दिया है, और साथ ही स्टॉप वॉच चालू कर दिया गया। सूपिंग की सप्रेशन इतनी जबरदस्त थी कि थंडरस्टॉर्म आर्मर बीटल कांपता हुआ कॉर्न मुंह में पकड़े था। खाना तो दूर, हिलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सूपिंग के पूरे शरीर से एक भयानक ऑरा निकल रही थी। उसके लिए पेट्स 2 तरह के होते हैं। पहले जो उसके अपने हों, उन्हें उसकी बात माननी ही पड़ेगी वरना मौत। दूसरे जो उसके नहीं हों, उन्हें भी उसकी बात न मानने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि अंजाम वही होता। पीले बालों वाले युवक को समझ आ गया कि वह हारने वाला है। वह मानने को तैयार नहीं था और गुस्से में सूपिंग की तरफ उंगली उठाकर बोला, क्या यह चीटिंग नहीं है? टीचर अब भी स्टॉप वॉच पर नजर जमाए हुए था। उसने शांत स्वर में कहा, कंपटीशन के रूल्स में कहीं भी यह नहीं लिखे खा कि ऑरा का इस्तेमाल करके पेट को सप्रेस नहीं किया जा सकता। बस इतना है कि आमतौर पर कोई इस मेथड को अपनाता नहीं है, और अपनाए भी कौन? सिर्फ वही जो फियर्स बीस्ट्स को मार मार कर पहाड़ बना चुका हो। सिर्फ वही इतना खतरनाक किलिंग इंटेंट निकाल सकता है। 5 मिनट्स हवा के झोंके की तरह बीत गए। गाइडिंग टीचर ने घोषणा की, थंडरस्टॉर्म आर्मर बीटल ने एनिमल टेमिंग स्टेज पास कर लिया है। फनंग, अब अगर तुम बीस्ट फाइटिंग स्टेज में हार गए तो तुम्हें पूरी तरह डिफीटेड माना जाएगा। यानी अगर वह दूसरे राउंड में हारा तो उसे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। फायर फियर्स हाउंड भी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के बाद 5 मिनट्स तक मांस मुंह में पकड़े रखने में कामयाब रहा, बिना चबाए, बिना निगले। लेकिन सूपिंग तेज था। पहला पूरा करने की वजह से वही विजेता बना। पीले बालों वाला युवक अंदर ही अंदर उबल रहा था, मैं इस पागल इंसान से हार गया।